गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नाउ इज इट ओके? अब सब कुछ क्लियर है, ऑडियो वीडियो सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शैल वी स्टार्ट नाउ? आगे बढ़े। चलिए देखिए यहां पे वॉइस स्लो तो नहीं होना चाहिए, हमारी तरफ से तो सही है, बैटरी भी काफी चार्ज है, तो वॉइस स्लो वाली कोई कहानी नहीं होनी चाहिए वैसे। इज इट ओके? चलिए देखिए ध्यान से। लास्ट क्लास मैं आपको बता रहा था VARS, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, अगर आपको याद हो तो। लास्ट क्लास में आपको बता रहा था VARS, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, याद है? वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम लास्ट क्लास में ये डिस्कस कर रहा था। इसी को आगे बढ़ाते हैं आज, इसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा कि हमने आपको NH3H2O सिस्टम, LiBrH2O सिस्टम बताया था, अगर आपको याद हो तो। NH3H2O सिस्टम एंड LiBrH2O सिस्टम हमने ये डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके आगे। अगर हम बात करें कि इसकी COP की बात करते हैं, COP ऑफ VARS, हम लोग बात करने जा रहे हैं COP ऑफ VARS। VARS सिस्टम की हम लोग COP डिस्कस करने जा रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो अगर हम बात करें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की, तो देखिए ध्यान से, ये है आपका जनरेटर और ये है आपका इवेपोरेटर और ये है आपका सिस्टम। तो यहां से QE हीट एक्सट्रैक्ट हुआ, इवेपोरेटर से QE हीट का एक्सट्रैक्शन हो रहा है और इस हीट के एक्सट्रैक्शन के लिए जनरेटर इसको हीट दे रहा है, कितना? QG। अगर हम बात करें तो ये है आपका T0 सराउंडिंग टेम्परेचर, ये आपका सराउंडिंग टेम्परेचर। क्लियर? तो अगर हम बात करें तो यहां पे हीट एक तो रिजेक्ट हुआ एब्जॉर्वर के द्वारा और एक हीट रिजेक्ट हुआ कंडेंसर के द्वारा। बताया था ना ये सब चीज कि कंप्रेसर नहीं होता है इसमें, कंप्रेसर की जगह पे एब्जॉर्वर होता है, पंप होता है और जनरेटर होता है। एब्जॉर्वर, पंप एंड जनरेटर। तो ये चीज हो गया। अगर हम COP की बात करते हैं तो COP बराबर होगा डिजायर्ड अफेक्ट QE अपॉन इनपुट। तो इनपुट यहां पे वर्क तो दिए ही, साथ साथ QG भी दिए, तो यहां हो जाएगा QG और प्लस वर्क। वर्क किसको दिए? वर्क हमने किसको दिया? हीट तो पूरे ओवरऑल सिस्टम को दिया, वर्क किसको दिया? पंप को। वर्क दिया हमने पंप को। या गुड इवनिंग एवरीवन, वर्क दिया पंप को। अब अगला क्वेश्चन ये उठा कि इफ पंप वर्क इज नेग्लिजिबल, अगर पंप वर्क जो है वो नेग्लिजिबल है, पंप वर्क जो होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम वर्क कंज्यूम करता है पंप। तो अगर पंप वर्क नेग्लिजिबल है तो इस केस में अगर हम बात करें तो COP इक्वल्स टू हो जाएगा QE अपॉन QG। QE अपॉन QG, बिल्कुल आराम से देखते चलिएगा, QE अपॉन QG। अब देखिए आगे, अगर हम लोग बात कर रहे हैं COP, यहां पे देखें तो यहां पे लिख सकते हैं QE प्लस QG इक्वल्स टू QC प्लस QA, लिख सकते हैं। QE प्लस QG इक्वल्स टू QC प्लस QA, क्या लिखा जा सकता है? बोला बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब अगर हम बात करें फ्रॉम क्लॉसियस इनइक्वलिटी,
क्लॉसियस इनइक्वलिटी। यहां क्या होगा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी इक्वल्स टू 0। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी इक्वल्स टू 0। तो हम लिख सकते हैं यहां पे जो इन हुआ कितना, क्यू ई, तो ये हो गया आपका क्यू ई बाई टी ई प्लस क्यू जी भी इन हुआ है, तो क्यू जी बाई टी जी इक्वल्स टू आउट क्यू सी प्लस क्यू ए, तो क्यू सी प्लस क्यू ए बाई टी नॉट, बाई टी नॉट। अब हम क्यू सी ए, ये इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इससे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और लिखते हैं यहां पे पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, तो यहां लिख सकते हैं क्यू ई बाई टी ई और प्लस क्यू जी बाई टी जी इक्वल्स टू क्यू ई प्लस क्यू जी बाई टी नॉट। लिखा जा सकता है क्यू ई प्लस क्यू जी बाई टी नॉट, ये टर्म लिख सकते हैं, मतलब बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करें क्यू ई बाई टी ई और प्लस क्यू जी बाई टी जी, तो इक्वल्स टू हम लिख देते हैं क्यू ई बाई टी नॉट और प्लस क्यू जी बाई टी नॉट। अब एक काम करते हैं, क्यू ई वाले को एक साथ और क्यू जी वाले को एक साथ लिख देते हैं, तो इसको इस साइड ले आओ, तो क्यू ई कॉमन आ गया, तो क्या बच गया यहां पे 1 बाई टी ई माइनस 1 बाई टी नॉट, और इक्वल्स टू यहां से क्यू जी कॉमन ले लो, तो यहां बच गया 1 बाई टी नॉट माइनस 1 बाई टी जी। तो अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्यू ई हो गया, ये हो गया आपका टी नॉट माइनस टी ई बाई टी नॉट इंटू टी ई इक्वल्स टू क्यू जी, और यहां हो गया आपका टी जी माइनस टी नॉट बाई टी नॉट टी जी। तो अगर देखें यहां पे तो टी नॉट और टी नॉट हो गया कैंसल आउट, टी नॉट और टी नॉट कैंसल आउट। सो फ्रॉम हियर अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं क्यू ई बाई क्यू जी इक्वल्स टू टी ई बाई टी जी, टी ई बाई टी जी और इंटू टी जी माइनस टी नॉट बाई टी नॉट माइनस टी ई। और क्यू ई बाई क्यू जी क्या होता है, क्यू ई बाई क्यू जी होता क्या है, अगर आप यहां से देखो तो आपको पता चल जाएगा कि क्यू ई बाई क्यू जी इज सीओपी, क्यू ई बाई क्यू जी इज सीओपी, क्यू ई बाई क्यू जी इक्वल्स टू सीओपी। तो हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू सीओपी, इक्वल्स टू सीओपी। तो ये हो गया आपका सीओपी किसका, VARS सिस्टम का, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। समझ में आया बात या नहीं? अगर आ गया तो कॉपी कीजिए, अगर नहीं आया, कोई डाउट है, सो यू कैन आस्क प्लीज। जरूरत नहीं है टीएस डायग्राम का, इसी कारण से नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। टीएस डायग्राम ज्यादा टफ पड़ जाएगा आपके लिए।
हो गए कॉपी? कॉपी कर लिए? आगे बढ़े। चलिए अब यहीं पे देखते हैं एक टर्म इलेक्ट्रोलक्स। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक्चुअली क्या है कि जब भी पंप या कंप्रेसर यूज होता है तो पंप या कंप्रेसर में मूविंग पार्ट्स होते हैं। पंप या कंप्रेसर में मूविंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उस मूविंग पार्ट्स के कारण नॉइज प्रोड्यूस होता है। उस मूविंग पार्ट्स के कारण क्या होता है? नॉइज प्रोड्यूस होता है। तो नॉइजलेस ऑपरेशन परफॉर्म अगर करना है तो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम इसमें क्या है कि मूविंग पार्ट्स को रिमूव कर दिया जाता है कंप्रेसर पंप को। इसे कहते हैं हम 3 फ्लूइड सिस्टम। इसमें हम यूज करते हैं NH3, इसमें हम यूज करते हैं H2O और इसमें हम यूज करते हैं H2। इसे कहते हैं 3 फ्लूइड सिस्टम। इसमें हम यूज करते हैं NH3, H2O एंड H2। जो NH3 है उसे हम एज अ रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। NH3 को हम एज अ रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। जो H2O आपको दिख रहा है, इस H2O को एज अ एब्जॉर्बर हम यूज करते हैं। एब्जॉर्बर हम यूज करते हैं। और जो HT है, जो H2 है, ये पार्शियल प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि इवेपोरेटर है लो प्रेशर पे और कंडेंसर है हाई प्रेशर पे,
तो लो से हाई पे फ्लो कैसे होगा? तो H2 केमिकल रिएक्शन करता है और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, और उस प्रेशर डिफरेंस के कारण जो रेफ्रिजरेंट है अमोनिया, वो इवापोरेटर प्रेशर से कंडेंसर प्रेशर की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते इस डिवाइस में, इसी कारण से ये नॉइजलेस ऑपरेशन परफॉर्म करता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है अमॉन्ग दीज विच विल परफॉर्म नॉइजलेस ऑपरेशन, सो दैट इज इलेक्ट्रोलक्स। तो लिखेंगे सबसे पहला लाइन इसमें, द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग the main purpose of using Electrolux, the main purpose of using Electrolux refrigeration system, the main purpose of using Electrolux refrigeration system is to create noiseless operation, that is no use of pump here, that is no use of pump here, next point, it is a three fluid system, it is a three fluid system, that is NH3, H2O and H2. It is a three fluid system, that is NH3, H2O and H2, NH3, H2O and H2, NH3, H2O and H2, NH3, H2O and H2. Next point, NH3 is used as refrigerant, NH3 is used as refrigerant, NH3 is used as refrigerant, comma, water is used as absorber, 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 and H2 hydrogen, and H2 is used to create, pressure difference, and H2 is used to create pressure difference. तो जितना बता रहे हैं उतना ही पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रोलक्स तो ऐसा कुछ सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन पूछा है कि अमॉन्ग दीज which produces या which performs noiseless operation, so you should remember that इलेक्ट्रोलक्स के बारे में, ठीक है ना। बात बाकी तो आपके सिलेबस में है नहीं ज्यादा डिटेल में। अब हम लोग बात करते हैं गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। किसकी बात करते हैं? गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इससे सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो पूछेगा, इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो पूछता है कि ये साइकिल, ये जो सिस्टम है वो किस साइकिल पे वर्क करता है। गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस साइकिल पे वर्क करता है, किस साइकिल पे वर्क करता है। ब्रेटन साइकिल पे वर्क नहीं करता है, ठीक है। इट वर्क्स ऑन
It works on reverse Brayton cycle. Reverse Brayton cycle. ठीक है ना, और बेल कॉलिमन साइकिल, ठीक है ना, और बेल कॉलिमन साइकिल। और रिवर्स जूल साइकिल। और रिवर्स जूल साइकिल, ठीक है ना, ये इस पे वर्क करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, इट वर्क्स ऑन रिवर्स ब्रेटन साइकिल और बेल कॉलिमन साइकिल और रिवर्स जूल साइकिल, ये याद रखिएगा बिल्कुल। अब देखिए ध्यान से कैसा होता है, क्या होता है इसमें, अब इसकी बात करते हैं। तो इसमें वर्किंग फ्लूइड क्या होता है, इसमें वर्किंग फ्लूइड क्या होता है, तो जनरली इसमें वर्किंग फ्लूइड हम एयर को लेते हैं, जनरली हम लोग वर्किंग फ्लूइड एयर को लेते हैं, ध्यान रखिएगा इसमें। तो एयर इज टेकन एज वर्किंग फ्लूइड। तो यहां पे सबसे पहला है आपका रेफ्रिजरेटर। इवेपोरेटर यहां पे वर्ड यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, यहां पे इवेपोरेटर वर्ड यूज नहीं करते हैं। कारण क्या है, क्योंकि इवेपोरेटर में फेज चेंज होता है, रेफ्रिजरेंट लिक्विड फेज से गैसियस फेज में जाता है, लेकिन यहां पे तो गैसियस फेज में ही रहता है। ठीक है, इसके बाद हम यूज करते हैं कॉम्प्रेसर। इसके बाद हम यूज करते हैं कॉम्प्रेसर। अब ये गया कॉम्प्रेसर में, कॉम्प्रेसर से बाहर आता है, तो अब हम यहां पे कंडेंसर यूज नहीं करेंगे, यहां पे हम कंडेंसर यूज नहीं करेंगे। कारण क्या है कि कंडेंसर अगर यूज करेंगे तो कंडेंसर फेज चेंज करने वाला डिवाइस है, यहां पे हमें सिर्फ कूल करना है रेफ्रिजरेंट को, तो यहां पे हम यूज करते हैं कूलर, यहां पे हम यूज करते हैं कूलर। अब ये जो रेफ्रिजरेंट है ये यहां से निकल के इसमें चला गया, अब कूलर से निकल के ये जाता है एक्सपैंडर में, तो एक्सपैंडर में हम टरबाइन लगाते हैं बेसिकली। यहां पे हम थ्रॉटलिंग वाल्व से काम नहीं चलने वाला है, क्यों नहीं चलने वाला है ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके बाद ये चला जाता है फिर से रेफ्रिजरेटर में, ठीक है ना। तो ये नंबरिंग है 1 2 3 और ये हो गया आपका 4। इससे पहले हम थ्रॉटलिंग डिवाइस यूज करते थे, याद है, इससे पहले वीसीआरएस सिस्टम में हम लोग क्या यूज करते थे, थ्रॉटलिंग डिवाइस। लेकिन यहां पे थ्रॉटलिंग डिवाइस काम नहीं करने वाला है। कारण क्या है, क्योंकि थ्रॉटलिंग डिवाइस तब काम करता था ना जब हम रियल फ्लूइड की बात करते थे। यहां पे एयर जो है दैट इज ट्रीटेड एज आइडियल गैस, एयर को ऑलमोस्ट हम आइडियल गैस की तरह मानते हैं, और आइडियल गैस की जो एंथैल्पी होती है दैट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। पता है आपको, आइडियल गैस का जो एंथैल्पी है दैट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो जब एक्सपेंशन होगा, जब वीसीआरएस में एक्सपेंशन हो रहा था, तो देखना ध्यान से कि ड्यूरिंग एक्सपेंशन भी टेम्परेचर डाउन हो रहा था, ड्यूरिंग एक्सपेंशन भी टेम्परेचर डाउन हो रहा था। लेकिन अगर यहां पे आप थ्रॉटलिंग प्रोसेस लगा दोगे तो थ्रॉटलिंग होता है आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस, तो एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब एक्सपेंशन से पहले और एक्सपेंशन के बाद टेम्परेचर सेम हो जाएगा, जिस कारण से हीट एक्सट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, हीट देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसी कारण से कभी भी यहां पे थ्रॉटलिंग वाल्व नहीं यूज करते हैं, यहां पे कभी भी हम लोग थ्रॉटलिंग वाल्व यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखना है इस चीज को। वी आर नॉट यूजिंग थ्रॉटलिंग वाल्व हियर। अब देखिए ध्यान से, यहां पे अगर प्रोसेस की बात करेंगे तो प्रोसेस की बात करते हैं सबसे पहले। प्रोसेस 1 से 2
कैसा प्रोसेस है? कॉम्प्रेशन। तो ये है आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। इसके बाद 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। इसके बाद 3 से 4 रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। लास्ट 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट एक्सट्रैक्शन। आपको याद हो तो मैंने आपको पीवी एंड टीएस डायग्राम बताया था, याद है? हमने आपको थर्मोडायनेमिक्स में पीवी एंड टीएस डायग्राम बताया था प्रोसेस लिख के। तो अब आप इसको कॉपी करोगे, फिर इसका पीवी एंड टीएस डायग्राम ड्रॉ करोगे। पहले इसको कॉपी कीजिए, फिर इसका पीवी एंड टीएस डायग्राम ड्रॉ कीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे सीओपी की।
चलिए देखिए यहां पे पीवी टीएस डायग्राम बन गया तो बहुत अच्छी बात है। ये है P और ये है V, ठीक है ना। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन। पहले है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन, इसके बाद है आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, इसके बाद है रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, और इसके बाद है आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका पीवी डायग्राम। इसी तरीके से आप चाहें तो इसका टीएस डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ये है आपका एस और ये है आपका टी। तो टीएस डायग्राम की बात करते हैं तो 1 से लेके 2 तक क्या हो गया, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। इसके बाद 2 से 3 तक कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 3 से 4 रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, लास्ट 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ये तो मैंने ब्रेटन साइकिल का बना दिया, नहीं ये मैंने बना दिया किसका, ब्रेटन साइकिल का। ध्यान रखिएगा ये बनाया ब्रेटन साइकिल का, बिना प्रोसेस देखे हुए अगर बनाएंगे तो डायग्राम ऐसे बनेगा। अगर हम प्रोसेस की बात करें, देखो डायग्राम कैसा बना है, ये डायग्राम बना है क्लॉकवाइज, ये डायग्राम भी बना है क्लॉकवाइज। नहीं, क्लॉकवाइज डायग्राम का मतलब हुआ कि वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल है, ये वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं वर्क कंज्यूमिंग साइकिल की। तो अगर वर्क कंज्यूमिंग साइकिल की बात कर रहे हैं तो यहीं देखिए पैरेलली बना रहे हैं डायग्राम। ये हो गया T और ये V और ये P। सबसे पहले देखिए क्या है, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक रिवर्सिबल एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। इसके बाद 2 से लेके 3 तक कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। यहां लाइन खींच लीजिए नहीं तो आगे दिक्कत होगा। 3 से 4 तक रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, और लास्ट 4 से 1 तक कांस्टेंट प्रेशर हीट एक्सट्रैक्शन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एक्सट्रैक्शन। तो ये हो गया आपका पीवी डायग्राम, ठीक है ना। इसी तरीके से हम बात करते हैं इसके टीएस डायग्राम की। तो ये एस और ये टी, देखो ध्यान से 1 से लेके 2 तक रिवर्सिबल एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन, ठीक है ना। अब 2 से लेके 3 तक हीट रिजेक्शन हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो जब हीट रिजेक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। 2 से 3, 3 से 4 रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, टेम्परेचर थोड़ा सा और डाउन, और लास्ट 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट एक्सट्रैक्शन। अब ये डायग्राम देखो, दोनों डायग्राम देखो, सीधा सा बात है, सिर्फ नंबरिंग का दिक्कत है, सिर्फ नंबरिंग चेंज हुआ है। ये हम पढ़ाएंगे आपको गैस पावर प्लांट में, और ये हम पढ़ा रहे हैं अभी आपको। दोनों में डिफरेंस पता चला। एक पढ़ाएंगे हम गैस पावर प्लांट में जहां की हमें वर्क मिलेगा, और अभी हम फिलहाल वर्क देने वाले हैं, तो डायग्राम कुछ ऐसा रहा, ठीक है ना। तो इस डायग्राम को फिलहाल हटाते हैं और हम इसी डायग्राम पे अब हम सीओपी फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो सीओपी इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला अगर कोई पूछे तो सीओपी इक्वल्स टू होता क्या है। अगर हम सीओपी की बात करेंगे तो सीओपी इक्वल्स टू होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, यही होता है ना, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अगर हम डिजायर्ड की बात करें तो डिजायर्ड आपका पूरा कहां से कहां तक हुआ, या फिर एक बार लिख दो डिजायर्ड इफेक्ट। यहां पे जो इनपुट है वो आपने कंप्रेसर को दिया, लेकिन टरबाइन से ले भी तो लिया नहीं। कंप्रेसर को आपने मान लो सपोज 50 किलो जूल वर्क दिया, लेकिन क्या हुआ कि रिवर्ट में 10 किलो जूल आपको टरबाइन ने वापस कर दिया, तो नेट इनपुट कितना हुआ, 40 किलो जूल ही तो हुआ। नहीं समझ बात, कि हमने दिया 50 किलो जूल, लेकिन टरबाइन ने हमें कुछ रिटर्न कर दिया 10 किलो जूल, तो हम तो ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं इनपुट 50 किलो जूल रहा, इनपुट तो 40 किलो जूल ही रहा ना। तो W कंप्रेसर माइनस W टरबाइन,
अब देखिएगा ध्यान से, COP इक्वल्स टू डिजायर्ड अफेक्ट, तो डिजायर्ड आपका 4 से 1 तक पूरा हुआ है, तो यहां लिख सकते हैं हम H1 माइनस H4, H1 माइनस H4, यस और नो, बाई, अगर हम बात करें कॉम्प्रेसर 1 से 2, तो यहां लिखते हैं H2 माइनस H1 माइनस क्या, माइनस क्या, ठीक है ना, H2 माइनस H1 और माइनस H3 माइनस H4, H3 माइनस H4, ठीक है, तो इक्वल्स टू हो गया ये H1 माइनस H4 और बाई, यहां पे लिख सकते हैं कैसे, H2 माइनस H3 लिखें, H2 माइनस H3 और माइनस H1 माइनस H4 लिख सकते हैं, माइनस H1 माइनस H4 लिखा जा सकता है या नहीं, यस और नो, बिल्कुल। अब देखिए ध्यान से यहां पे, तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें H1 माइनस H4 से ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 1 बाई H2 माइनस H3 बाई H1 माइनस H4 और माइनस 1, माइनस 1। तो अगर हम COP की बात करें, तो COP इक्वल्स टू, हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई H2 की जगह पे हम लिख देते हैं T2 माइनस T3 बाई T1 माइनस T4 और माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाई, यहां से T2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 1 माइनस T3 बाई T2 और यहां से T1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 1 माइनस T4 बाई T1 और यहां पे क्या हो गया माइनस 1, माइनस 1, ये हो गया आपका COP। अब इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम करेंगे क्या, T2 बाई T1 का वैल्यू निकालेंगे, T3 बाई T2 का वैल्यू निकालेंगे, T4 बाई T1 का वैल्यू निकालेंगे और सारे वैल्यूज को लाके यहां पुट कर देंगे, COP निकल जाएगा। तो देखिए ध्यान से कैसे पुट करते हैं, तो बात करते हैं फ्रॉम, कहां से कहां तक, 1 to 2, प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। सो कैन वी राइट T1 V1 to the power gamma minus 1 equals to T2 V2 to the power gamma minus 1, T1 V1 to the power gamma minus 1 equals to, लिख सकते हैं T2 V2 to the power gamma minus 1, बिल्कुल लिख सकते हैं आराम से। प्रेशर के टर्म में लिखें, इसको चाहें तो प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे देखना ध्यान से, P2 बाई P1 to the power gamma minus 1 by gamma equals to T2 by T1, लिखा जा सकता है या नहीं, T2 by T1। अब देखो P2 by P1 क्या है, यहां पे here P2 by P1 equals to है प्रेशर रेशियो, प्रेशर रेशियो, और इसे डिनोट करते हैं हम आरपी से, आरपी से डिनोट करते हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं T2 बाई T1 इक्वल्स टू आरपी टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा, यस और नो, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करते हैं फ्रॉम 3 to 4, कैसा प्रोसेस है, 3 से लेके 4 तक प्रोसेस है कैसा, 3 से लेके 4 तक प्रोसेस है कैसा, 3 से लेके 4 तक कैसा प्रोसेस है, जल्दी बताइए,
3 से लेके 4 तक कैसा प्रोसेस है? नहीं पता? रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। कहां चले गए थे तुम लोग? हाँ, कोई थे ही नहीं यहां पे। अच्छा, मैं गया हुआ था, मैं तो कब से डेरिवेशन करवाने पे लगा हुआ था। चलो देखो यहां पे, फ्रॉम 3 to 4, फ्रॉम 3 to 4 अगर बात करें तो कैसा प्रोसेस है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। तो लिख सकते हैं P3 by P4, P3 by P4 to the power gamma minus 1 by gamma equals to T3 by T4. Yes or no? T3 by T4
क्या आपको पता है कि P3 और P2 बराबर है? क्या आपको यह चीज पता है कि P3 जो है वो इक्वल्स टू P2 है और P4 जो है दैट इज इक्वल टू P1 है? ठीक है ना? और P2 बाई P1 क्या होता है? व्हाट इज P2 बाई P1? व्हाट इज P2 बाई P1? P2 by P1 RP. P2 by P1 is RP. So can we write T3 by T4 equals to RP to the power gamma minus 1 by gamma? ये हो गया इक्वेशन नंबर 3. तो लिख सकते हैं इक्वेशन 2 इक्वल्स टू इक्वेशन 3. इक्वेशन 2 इक्वल्स टू इक्वेशन 3 लिखा जा सकता है नहीं? इक्वेशन 2 इक्वल्स टू इक्वेशन 3. तो अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका T2 बाई T1 इक्वल्स टू T3 बाई T4. तो निकाल लो ना, T4 बाई T1 इक्वल्स टू T3 बाई T2. T4 बाई T1 इक्वल्स टू T3 बाई T2. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4. अब पुटिंग equation 2 and 4 in equation number 1. तो देखो ध्यान से COP equals to, बिल्कुल आराम से देखना, ये जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म है वो तो कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि T3 बाई T2 इक्वल्स टू T4 बाई T1 है. तो यहां लिख दो T4 बाई T1 1 माइनस T4 बाई T1 बाई 1 माइनस T4 बाई T1. तो कैंसल आउट, तो बचेगा T2 बाई T1. तो ये हो जाएगा 1 बाई RP टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा माइनस 1. ये हो गया आपका COP. ये हो गया आपका COP. ध्यान रखिएगा, दैट इज अ COP. कॉपी कीजिए प्लीज.
हो गया? हो गया? चलिए आगे बढ़े। Shall we proceed further? चलिए अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग बना रहे हैं सीओपी और इसका डायग्राम। देखिएगा ध्यान से, यहां पे हमने लिखा आरपी और यहां पे हमने लिखा सीओपी। तो अगर आरपी की वैल्यू 1 होगी तो सीओपी की वैल्यू क्या होगी? अगर आरपी की वैल्यू 1 तो सीओपी की वैल्यू कितनी? अगर आरपी की वैल्यू 1 है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सीओपी? इनफाइनाइट। दैट विल बी इनफाइनाइट। ठीक है? और इसके बाद जैसे जैसे आप आरपी बढ़ाते जाओगे सीओपी की वैल्यू कम होते चली जाएगी। जैसे जैसे आप आरपी की वैल्यू बढ़ाते जाओगे सीओपी की वैल्यू कम होते चली जाएगी। बनाइए ग्राफ प्लीज। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका रेफ्रिजरेंट कंप्लीट हो गया, रेफ्रिजरेशन कंप्लीट हो गया। अब रेफ्रिजरेशन के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्या होता है एयर कंडीशनिंग? क्या होता है एयर कंडीशनिंग, जल्दी बताइए। किसी ने अगर पूछ दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एयर कंडीशनिंग तो क्या बताएंगे? ठीक है? अब देखिए एयर कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है। एयर को कंडीशनड करना एयर कंडीशनिंग कहलाता है। एयर को कंडीशनड करने का मतलब क्या होता है? हमें एयर के टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। नहीं, हमें एयर के टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, पहला चीज। ठीक है ना? एयर के टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। दूसरा चीज हुआ एयर में जो ह्यूमिडिटी है उसे कंट्रोल करना है।
अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी है तब भी हमें प्रॉब्लम, अगर कम ह्यूमिडिटी है तब भी हमें प्रॉब्लम। तो एयर के ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है। इसके बाद हुआ एयर के प्यूरिटी को कंट्रोल करना है। एयर के प्यूरिटी को कंट्रोल करना है। बहुत इंप्योर एयर आ रहा है तो एयर कंडीशन में एयर फिल्टर लगा होता है जो कि एयर को प्योर करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद प्यूरिटी के बाद वेलोसिटी ऑफ एयर को रेगुलेट करता है, वेलोसिटी को। तो इन सब को कंट्रोल करना एयर कंडीशनिंग कहलाता है, सिर्फ टेम्परेचर को कंट्रोल करना नहीं। अक्सर लोग गलत कंसेप्ट लेके चलते हैं कि सिर्फ टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो सिर्फ टेम्परेचर को कंट्रोल करना नहीं है, किसी किसी को कंट्रोल करना है, सब चीज को। समझ में आया बात? सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करना क्या कहलाता है आपका? एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग, क्लियर? एयर कंडीशनिंग। तो लिखेंगे एक लाइन, पहले एक लाइन लिखेंगे, इट इज साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ, it is simultaneous control of it is simultaneous control of temperature of air, temperature of air, temperature of air, comma, velocity of air, velocity of air, purity of air, purity of air, purity of air, purity of air, and humidity 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 of air. ठीक है ना? अब इसे स्टडी करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं साइकोमेट्री। क्या पढ़ते हैं इसको एनालिसिस करने के लिए? साइकोमेट्री। साइकोमेट्री। अब ये साइकोमेट्री क्या चीज है? ये साइकोमेट्री क्या चीज है? इसमें हम मॉइस्ट एयर की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? मॉइस्ट एयर की। अब ये मॉइस्ट एयर क्या होता है? व्हाट इज मॉइस्ट एयर? तो मॉइस्ट एयर इक्वल्स टू होता है ड्राई एयर, ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर, ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर। ठीक है ना? मॉइस्ट एयर इक्वल्स टू ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर। अब ये ड्राई मॉइस्ट एयर क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। क्यों इम्प्योर सब्सटेंस होता है? क्योंकि प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम मॉइस्चर कंटेंट चेंज हो सकता है। लेकिन अगर ड्राई एयर की बात करते हैं तो ड्राई एयर जो है यह है प्योर सब्सटेंस। ड्राई एयर इज प्योर सब्सटेंस। ठीक है ना? ड्राई एयर इज प्योर सब्सटेंस। तो लिखेंगे साइकोमेट्री में, हेडिंग डालेंगे साइकोमेट्री, लिखेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ, इट इज द ब्रांच ऑफ
It is the branch of science. It is the branch of science. It is the branch of science. Branch of science which deals with study of property of wet air. Study of property of wet air. Study of property of wet air. Study of property of wet air या moist air. Wet air या और moist air और moist air. अब लिखेंगे moist air equals to dry air plus water vapor. Moist air equals to dry air plus water vapor. Dry air plus water vapor. Moist air equals to dry air plus water vapor. Dry air plus water vapor. ठीक है, यहां लिख लीजिए मॉइस्ट एयर इम्प्योर सब्सटेंस, ड्राई एयर प्योर सब्सटेंस. मॉइस्ट एयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? मॉइस्ट एयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? मॉइस्ट एयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? जल्दी बताइए, आज निकाल के बताओगे ना? नहीं पता? जल्दी बताओ. P प्लस एफ इक्वल्स टू C प्लस 2. फेज कितने हैं? 1 प्लस एफ. कंपोनेंट्स कितने हैं? 2 और प्लस 2. 2 प्लस 2. और ड्राई एयर का बताओ. ड्राई एयर का बताओ. ड्राई एयर का 2. बिल्कुल सही. ड्राई एयर का 2 और मॉइस्ट एयर का 3. मॉइस्ट एयर का 3 और ड्राई एयर का 2. ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे आपको बेसिक साइकोमेट्रिक टर्म्स. ठीक है, साइकोमेट्रिक चार्ट डेवलपमेंट प्रोबेबली सैटरडे तक ये कंप्लीट हो जाएगा. संडे से आपका पावर प्लांट स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है ना? संडे से आपका पावर प्लांट स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल. तब तक के लिए थैंक यू. गुड नाइट.